बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री मॉक एग्ज़ाम पेपर जो कि ग्रेड 10th के लिए जारी हुआ था, जो पब्लिश हम कर चुके हैं टीडीवी की तरफ से, उसका हम सलूशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और हो सकता है हम कुछ ही एमसीक्यूज़ सॉल्व करें और हम आपको इसमें ये चीज़ भी समझाएंगे कि आपने आंसर कैसे तलाश करना है और एमसीक्यूज बनते कैसे हैं। सही, अगर मैं 100% से इस मॉक एग्ज़ाम पेपर को अगर मैं रेट करूं तो 100% से इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं रेटिंग करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 70% जो ना ये डिफ़िकल्ट था। और अगर बायोलॉजी मॉक एग्ज़ाम पेपर जो टीडीवी की तरफ से पब्लिश हुआ है उसकी अगर हम रेटिंग की बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 80% उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थी। इसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो एटीपी के जो क्वेश्चंस हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर हैं, सही, केमिस्ट्री एटीपी के जो क्वेश्चंस हैं जो टीडीवी वर्ल्ड ने जो मॉक एग्ज़ाम पेपर केमिस्ट्री के लिए जारी किया है, जो पब्लिश किया है, उसके अंदर एटीपी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो किसी स्कूल के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से वो ली गई हैं, वो हमने खुद तैयार नहीं की क्योंकि टाइम शॉर्टेज होने की वजह से, टाइम का जो इशू था उसकी वजह से हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ा है। उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं और हमने किसी न किसी तरीके से हमने कंपनसेट करने की कोशिश की है। और उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जब बायोलॉजी एग्ज़ाम पेपर, मॉक एग्ज़ाम पेपर पब्लिश किया था, उसके बाद केमिस्ट्री का भी हमें करना था ग्रेड 10th के लिए, और टाइम इशू होने की वजह से हम नहीं कर पाए और हमने आपसे माजरत भी कर ली थी। हमने कहा था भाई टाइम इशू की वजह से हम केमिस्ट्री माइट बी वी विल नॉट बी एबल टू पब्लिश, तो टाइम इशू की वजह से हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ हमने आपसे माजरत भी की थी। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस हमारे लिए बेहतर हुई और हमने कोशिश किया और थ्योरी के 40 एमसीक्यूज हमने खुद आपके लिए तैयार की हैं और फिर मजबूरन हमें लास्ट के जो 10 एटीपी के क्वेश्चन है वो किसी स्कूल के प्रिलिमिनरी एग्जाम से हमें कॉपी पेस्ट करने पड़े हैं। उसके लिए माजरत। अगर आपको जना ये हमारी जो सर्विसेज हैं इससे आप खुश हैं और टीडीवी मॉक एग्ज़ाम पेपर आपके लिए यूज़फुल हुआ, देन प्लीज़ हमें दुआ में याद रखें। जी, ये जो इस मॉक एग्ज़ाम का जो पीडीएफ है ये हम टीडीवी एफबी ग्रुप पे हम ये पब्लिश करेंगे और बायोलॉजी का जो पीडीएफ है मॉक एग्ज़ाम पेपर ग्रेड 10 के लिए वो पहले ही वो पब्लिश हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस पीडीएफ विल आल्सो बी पब्लिश्ड इन टीवी ग्रुप, आज ही ये अपलोड करेंगे। आज हमारे पास जो तारीख आज है जुलाई 2021, 2 जुलाई को हम पब्लिश करेंगे पीडीएफ एफ बी टीडीवी एफ बी ग्रुप पे। और अभी सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिस पेपर इज नॉट ए क्यूबी ऑफिशियली पब्लिश्ड पेपर, rather this is made and published by TDV World for the purpose of students exposure to 2021 AQB examination. This is sort of mock exam। आप ये करें, पहले खुद जो ना आप इस एग्ज़ाम को सोल्व करें। अगर आप इस पेपर में खुद सोल्व करके आप 80% अगर आप स्कोर करते हैं, इट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप इस पेपर में, हमारे इस पेपर में 85 से 90 के दरमियान अगर आप स्कोर करेंगे तो गारंटी के साथ लिख के ले जाएं, यू विल स्कोर 80, कम अज कम 78% और 80% इन योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप 85 to 90 के बीच आप स्कोर करते हैं इस मॉक एग्जाम पेपर में, देन बोर्ड के केमिस्ट्री एग्जाम पेपर में 2021 के केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम पेपर में आप ऑब्वियसली 78 to 80% आप स्कोर करेंगे। दिस इज गारंटी फ्रॉम माय साइड, राइट। सो अगर बायोलॉजी में भी आप 85 स्कोर करते हैं तो प्रोबेबली आप बोर्ड एग्जाम पेपर में भी 80 स्कोर करेंगे। वहाँ मैं 78 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 80 कह रहा हूँ, सही। तो आपने पहले फुल प्रिपरेशन करनी है, इसको एक एग्जाम की तरह लेना है, आपने करने हैं सोल्व, एंड देन जब हम आंसर की आपके सामने रखेंगे जो कि टीडीवी एफबी ग्रुप पे पब्लिश हो जाएगा और हम सोल्यूशन में भी डिस्कस करेंगे, देन आप चेक करें। अगर आप 85 to 90% स्कोर करते हैं, इट मींस यू आर वेल प्रिपेयर्ड। 85 to 90 आपने स्कोर करना है, सही। So let's begin with for solution की तरफ बढ़े। खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ऐसे आपका कवर पेज होगा जिसमें आपका कैंडिडेट नेम, टीडीबी,
यहाँ पे आपका नाम होगा, स्कूल नेम, कैंडिडेट आईडी, इस तरह थ्योरी के 40 एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल 10 एमसीक्यूज। तो चलें फर्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, अभी हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस वक्त आप देखें कि हम कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कैसे रीड करना है। पहले क्वेश्चन रीड करें। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एन एसिड इज, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एन एसिड इज। आपको पता है इससे पहले कि मैं आपको ये सोल्यूशन दूं, ये आप देख लें, ये रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशन है, इसको फॉलो करके आपका पेपर बनना है 2021 का, और हमने जो मॉक पेपर बनाया इसी को फॉलो किया, यही पैटर्न हमने फॉलो किया। एसिड बेसिस से हमने 8 थ्योरी के एमसीक्यूज रखे हैं, और एटीपी के 5 हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, जैसे मैंने कहा कि वो किसी स्कूल के प्रिलिमिनरी एग्जाम से वो कॉपी पेस्ट किए गए हैं। लेकिन जो ये थ्योरी है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके 2021 के जो पेपर है उसमें आना है, 8 आने क्वेश्चंस एसिड बेसिस से। तो इसी तरह हमने भी यहाँ 8 क्वेश्चंस एसिड बेसिस से रखे हैं। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है, कौन सा स्पीशी होता है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक। तो आपको देखना पड़ेगा एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के चैप्टर में ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक एसिड कौन सा सब्सटेंस, कौन सा स्पीशी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन है ये लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस पे ये मबनी है, ऑलमोस्ट नॉलेज बेस, क्योंकि अगर आपको ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है इसका अगर आपको डेफिनेशन आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? Okay, so acid is a substance that can donate a proton H plus to another substance. Acid वो substance होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो आप देखें ऑप्शंस में प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन डोनर इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि आप देखें इसमें सिंपली लिखा हुआ है, वाज़ह तौर पे आपके सामने है। ये बुक है आपकी जो कारवान बुक है, जो कि रिकमेंडेड बुक है, वही मैंने आपके सामने रखा है। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो वो क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। सो विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन? प्रोटॉन डोनर। वेरी सिंपल। सो लेट्स बिगिन, प्रोसीड रादर। स्पीशी एक्स इज अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये एक स्टेटमेंट है, आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक स्पीशी है, इन्होंने उसका नाम नहीं दिया, जस्ट उसको बताने के लिए एक्स, फर्जी तौर पे उन्होंने एक्स कहा है। एक ऐसा स्पीशी सपोज कर लें उसका नाम एक्स है, इज अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ए। एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नाम इन्होंने नहीं दिया बल्कि इन्होंने रिप्रेजेंट किया है उस मॉलिक्यूल को ए से, और स्पीशी का नाम भी इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उस स्पीशी को रिप्रेजेंट किया है एक्स से। सो स्पीशी एक्स इज सेंट्रल एटम। स्पीशी एक्स क्या है? सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल में। किसी भी मॉलिक्यूल में आप देखें H2O है, तो H2O के सेंट्रल एटम कौन सा है? H2O का ऑक्सीजन सेंट्रल है ना, बाकी H अटैच हुए होते हैं, H साइड पे लगे होते हैं, जबकि ऑक्सीजन सेंटर वाला एटम होता है। तो स्पीशी एक्स कौन सा हो गया? वो सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में स्पीशी एक्स सेंट्रल एटम है। अब सवाल जो मेरा है, जो बेसिकली पूछा गया है, वो ये कि X हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो X सेंट्रल एटम है, जो सेंटर में मौजूद है उस मॉलिक्यूल के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन दरमियान में है और H साइड पे लगे हुए हैं, तो H2O, राइट? तो X हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। X का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक। देयरफॉर मॉलिक्यूल A कैन बी क्लासिफाइड एज, X जो है, जो कि सेंट्रल एटम है उस मॉलिक्यूल A का, उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं हैं, 8 से कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देयरफॉर इसलिए मॉलिक्यूल A को हम क्लासिफाई कर सकते हैं लेविस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, लेविस बेस, ब्रोंस्टेड बेस। कौन सा? उसके लिए हमें देखना होगा ग्रेड 10th केमिस्ट्री, राइट? इसमें मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ कुछ एसिड बेसिस के हवाले से कोई एस्लो था, उससे ये एमसीक्यू बनाया गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ, लेट्स सी हियर।
हाँ जी, ये देखें। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लिविस एसिड्स। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक नीचे दिए हुए तमाम स्पीशीज लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसे तमाम सेंट्रल एटम्स, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स, सही, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल जो एटम है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज, नीचे दिए हुए स्पीशीज लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। उनमें शामिल है मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि स्पीशी एक्स, इन्होंने कोई स्पीशी बोला है जिसको रिप्रेजेंट किया एक्स से, इज अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ए, एक्स इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देयरफॉर मॉलिक्यूल ए कैन बी क्लासिफाइड एज लेविस एसिड। सो द ऑप्शन शुड बी लेविस एसिड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो वो क्या करते हैं, एक्ट एज लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। आपको मिसाल देने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, सही। सो इसमें फॉर एग्जांपल BF3 है, BF3 में ये B जो है ना, बी सेंट्रल एटम है, बाकी जो F है F3, जो तीनों F हैं फ्लोरीन, वो फिर अटैच हैं F से, तो सॉरी B से, तो B से F के एटम्स अटैच हैं, तो B इज सेंट्रल एटम, राइट। सो सेंट्रल एटम B जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ये सिंपल क्वेश्चन, सही। X is incomplete octet, therefore molecule A can be classified as Lewis acid, Bronsted acid, Lewis base, Bronsted base. तो इसका आंसर है Lewis acid. So the option A is the best option, right? This is the correct option. Moving towards third. आपके पास एक reaction है, and the reaction about which species is conjugate acid. ऊपर दिया हुआ रिएक्शन, इसमें कौन सा स्पीशी कंजुगेट एसिड है। आपने पढ़ा होगा कंजुगेट एसिड कौन सा होता है, सही। तो कंजुगेट एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आपको जो ना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कौन सा है, वो एक तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये जो एमसीक्यू लिया गया है ये एग्जैक्टली आपके इस बुक के एक टेबल से लिया गया है। तो आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल कि एसिड, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कौन से होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, वो फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस है, फिर काफ़ी मुझे एक लेक्चर है एक सही, तो वो एक लेक्चर बन जाएगा इस हिसाब से, अगर मैं समझाने बैठूं तो वो एक लेक्चर बन जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट आपको आंसर दूँ। ये HNO3 H2O, HNO3 H2O H3O प्लस NO3 माइनस। तो ये देखें यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कंजुगेट एसिड H3O प्लस है, तो ये आपको रिएक्शन मैंने दिया था, सही। और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। तो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई रिएक्शन दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस फाइंड करें। ज़रूरी नहीं यही एग्जाम्पल हो, कोई और रिएक्शन, कोई और एग्जाम्पल हो सकता है रिएक्शन में, जैसे मैंने HNO3 H2O दिया है तो आप उसमें कोई और जो ना हो सकता है। तो आपको जो ना ये करना कि बुक में जितने भी रिएक्शंस हैं मोस्टली 90% बुक से ही उठाए जाते हैं, कहीं कॉर्नर में लिखा होगा, डू यू नो में लिखा होगा, ऐसे कोई टेबल बना होगा, यहाँ से वो उठा के आपके सामने रख देते हैं, सही। तो आपने बुक में जितने भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मेमोराइज करना है, मेमोराइज कर लो, कॉन्सेप्ट्स हैं याद कर लो, तो तमाम चीज़ें बुक की लाइन सब याद होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो बुक में जितने भी चीज़ें हैं, ये जो रिकमेंडेड बुक है, जो कि कारवान बुक है, और नेशनल बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, कारवान और नेशनल दोनों चलते हैं रिकमेंडेड बुक 10th लेवल पे। सो इसमें आप देख सकते हैं H3O प्लस इज व्हाट, दिस इज कंजुगेट एसिड, तो H3O प्लस मेरा ये, तो C इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने आपको ये नहीं बताया कंजुगेट एसिड कैसे आइडेंटिफाई करना है और कंजुगेट एसिड क्या होता है, इसलिए नहीं समझाया क्योंकि फिर वो एक पूरा लेक्चर बनना था।
तो इसलिए जस्ट मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताया। सो मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ, राइट, तो चौथे जो एमसीक्यू है, फोर्थ एमसीक्यू, इसकी तरफ हम बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इज या आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इज या आर करेक्ट? तो आपको क्या करना है, ऊपर तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, हैव अ सावर टेस्ट, हैव अ स्लिपरी फील, टर्न ब्लू लिटमस रेड। तीन प्रॉपर्टीज हैं और हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इज या आर करेक्ट। इन तीनों में से मुझे देखना है कि कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। हो सकता है इज या आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मे बी एक फिजिकल प्रॉपर्टी बेस की हो और दो किसी और की एसिड की हो। मुझे देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। द मेन थिंग आई हैव टू फोकस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इज या आर करेक्ट? चाहे वो एक करेक्ट हो सकता है या दो करेक्ट हो सकते हैं या तीनों के तीनों करेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इज या आर का इस्तेमाल है, उन्होंने यूज किया है। सो पहला जो है, हैव अ सावर टेस्ट, हैव अ स्लिपरी फील, टर्न ब्लू लिटमस रेड। केमिस्ट्री खोलें। एसिड्स हैव सावर टेस्ट। सावर टेस्ट रॉन्ग ऑप्शन ना, क्योंकि बेस के हवाले से पूछा, तो एसिड्स के सावर टेस्ट होते हैं। हैव अ स्लिपरी फील, हैव अ स्लिपरी फील, चलें हैव अ स्लिपरी फील देखें। सो नेक्स्ट इज हैव अ स्लिपरी फील। स्लिपरी फील जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है स्लिपरी फील, ये प्रॉपर्टी है बेसेस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। तो फील स्लिपरी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो ये बेस की प्रॉपर्टी है। तो टू जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दिस कैन बी द ऑप्शन। सो लेट्स सी द थर्ड वन, टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड एसिड्स के इस कॉलम में है ब्लू लिटमस रेड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एसिड्स की है। बेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो टर्न रेड लिटमस ब्लू है, रेड ब्लू है। जबकि एसिड्स क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो जब आप एसिड्स में डिप करते हो तो फिर वो रेड बन जाता है एसिड्स के केस में। तो ये बेस के केस में ऐसा नहीं होता। तो टर्न ब्लू लिटमस रेड ये बेसिस में नहीं होता, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस की नहीं है। तो टू सिर्फ एक हमारे पास वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि बेसिस के हवाले से करेक्ट है, राइट, दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेसिस। तो टू ओनली दिस वन। सो बी इज द ऑप्शन, B is the correct option. Which of the following physical properties of a base is या are correct? तो is correct. Only one physical property, that is have slippery feel, is the only physical property जो कि basis से related correct है। So two only, this one, two only have slippery feel, ये option correct है। तो B option सही। अब disclaimer देते चलूँ, this chemistry 10th paper 2021 is not a QB officially published paper, rather this is TDB World published mock paper for the purpose of practice and to give a QEB 2021 examination exposure to students. Moving towards fifth, which of the following solution is basic? इनमें से कौन सा solution basic है? So अभी हमें देखना है A, B, C, D। हमारे पास solution x1 है, मतलब कोई solution है, नाम तो नहीं दिया, जस्ट x1 से रिप्रेजेंट किया। सोल्यूशन का नाम x1 है मिसाल के तौर पे, दूसरे सोल्यूशन का नाम x2 है, तीसरे सोल्यूशन का नाम x3 एंड फोर्थ सोल्यूशन x4। उनके सामने OH माइनस जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो मेंशन किया हुआ है। हमने इस OH कंसंट्रेशन इसी की बुनियाद पे, इसी से जो ना हमें क्या करना है, बेसिक सोल्यूशन का हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक? तो कौन सा सोल्यूशन बेसिक है? केमिस्ट्री खोलें, इसमें आपके पास एक टेबल बना हुआ है।
मोर बेसिक, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो मोर बेसिक, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मोर एसिडिक। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक का देखना है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -5 ये जो है ये एसिडिक में है। तो एसिडिक में है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5, सो वी हैव टू फाइंड द बेसिक वन, राइट। सो बेसिक वन हमें फाइंड करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5, तो ये एसिडिक हो गया। और अगर हम दूसरे उसमें देख लें, उसमें 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7, ये तो न्यूट्रल में आ जाएगा। अब नहीं, एक्चुअली यू आर, ओहो गलत देख रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। OH माइनस आइंस के नीचे देखना है, दरअसल मैं देख रहा था H3O प्लस आइंस। हमें OH माइनस आइंस की कंसंट्रेशन मिला है, तो हम OH माइनस के नीचे देखना चाहिए। सो OH माइनस के नीचे अगर मैं देखूं तो इसमें आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -5, ये बेसिक में आता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5। आप अगर नीचे देखें 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -7, ये OH के नीचे देखना है प्लीज, OH के नीचे, राइट। सो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 ये न्यूट्रल में आ जाएगा। और इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8 और -10, -8 एसिडिक में है और -10 भी एसिडिक में है। तो नीचे नीचे एसिडिक, जैसे जैसे ऊपर ऊपर वैसे वैसे बेसिक बेसिक, राइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन दिस इज करेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई, टेबल देखना है, टेबल मेमोराइज करें। ट्रिक्स हैं, आप ट्रिक्स के जरिए टेबल मेमोराइज कर सकते हैं, या दूसरे तरीके भी हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से सोल्यूशंस बेसिक हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज इस वक्त मैं आपको सोल्यूशन ही बता रहा हूँ, सही। पेपर के जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ में थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी दे रहा हूँ कि कैसे आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। Moving towards sixth, what is the pH value of 0.01 m solution of KOH? KOH का आपने pH वैल्यू फाइंड करनी है। तो सवालत ऐसे ही आएंगे, जस्ट आपको pH वैल्यू फाइंड करनी होगी किसी और सोल्यूशन की। जैसे मैंने KOH लिया है तो वहाँ कोई और दे सकते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि आपने pH कैसे मालूम करना है जब आपको 0.01 m सोल्यूशन ऑफ डैश करके कोई भी सोल्यूशन, आपको जब ये 0.01 ये वैल्यू आपको देते हैं तो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सही। सो इसके लिए ओके, बुक में आप देख सकते हैं भाई, फाइंड आउट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 m सोल्यूशन ऑफ KOH। 0.001, जबकि क्वेश्चन में 0.01 ये मेंशन है। तो 0.001 है, इसका मतलब ये है कि आपने ये करना है कि 0.01 का फाइंड करना है, 0.001 का नहीं फाइंड करना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला जो ना इसके यहाँ गिवन है। फिर वही बात में फिर लेक्चर की तरफ बढ़ता है ये जो मेरा वीडियो है। खैर आप देखें यहाँ फॉर्मूलाज गिवन है, सही। pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14, ये एक फॉर्मूला है। और इस तरह आपके पास फॉर्मूला है, एंड व्हाट एल्स। सो इसमें आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं, pOH इक्वल्स टू माइनस log OH माइनस, pH इक्वल्स टू माइनस log H प्लस। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप pH फाइंड कर सकते हो, pOH फाइंड कर सकते हो। ये ज़रूरी तौर पे आपने सीख लेनी है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो pH और pOH फाइंड करना अगर आपको अभी तक नहीं आता तो वो 10 से 15 मिनट, 10 से 20 मिनट में आप सीख जाएंगे, और फिर 4-5 सवाल आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप सीख जाएंगी, ईजी है, राइट। तो आप जो ना ये जब प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। और इसका जो सलूशन है वो तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, जस्ट मैं आपको पहले मैंने रफ पे किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताते चलूँ। D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, D12 is the correct option for this sixth one, right? Or moving towards seventh, H3PO4 plus NaOH, NaH2PO4 plus H2 is an example of. So इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली फाइंड करना है कि ये जो सोल्ट बनी हुई है ये बेसिक सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट है, डबल सोल्ट है, मिक्स सोल्ट है। तो ये क्वेश्चन एसिड एंड बेसिस के टाइप्स ऑफ सोल्ट से ये एमसीक्यू बनाया हुआ है। सो आपने देखना है, आपको बेसिकली एग्जांपल्स पता होने चाहिए, आपने टाइप्स ऑफ सोल्ट्स पढ़ा होगा, और आई होप कि आपने एग्जांपल्स भी मेमोराइज की होंगी।
तो इस तरह के सवालात आते हैं, ज़रूरी नहीं यहीं सोल्ट आ जाए, कोई और सोल्ट आ सकता है। इसलिए टाइप्स ऑफ सोल्ट्स में हम केमिस्ट्री के बुक में आपको दिखाते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्ट में ये जितने भी टाइप्स ऑफ सोल्ट्स हैं, नॉर्मल सोल्ट, बेसिक सोल्ट, जितने भी हैं, इनके आपने डेफिनेशंस याद करनी है और एग्जांपल्स याद करनी है जो बुक में है, नेशनल और कारवान में। और ये जो हमारा जो एग्जांपल है ये एसिडिक सोल्ट से है, H3PO4 NaOH, H3PO4 NaOH एंड देन NaH2PO4 H2O। तो ये हमारा एसिडिक सोल्ट है। These salts are formed by partial replacement of replaceable H plus ions। ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये एग्जांपल से रिलेटेड बनाया है, और ये जो मेरा ऑप्शन बनता है ये बी एसिडिक सोल्ट है। सही, ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो सोल्ट है वो एसिडिक सोल्ट की एक एग्जांपल है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द 7th क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स 8, सोल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेवरल मेथड्स। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सोल्ट्स बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन से सोल्ट्स तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोल्ट प्रिपरेशन बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोल्ट प्रिपरेशन बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट? सोल्ट्स तो बहुत सारे रिएक्शन से बनाए जाते हैं, लेकिन एक रिएक्शन जो कि इन्होंने स्पेसिफिकली हमें बताया है कि बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट ए बी सी डी में से करेक्ट होगा फॉर सोल्ट प्रिपरेशन? ऐसे सोल्ट की ऐसे सोल्ट की प्रिपरेशन जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड और कार्बोनेट की। तो पहले हमें देखना होगा एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन कहाँ होता है, कौन से सोल्ट्स की प्रिपरेशन में एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख लें एसिड एंड कार्बोनेट कौन से उसमें सोल्ट्स के टाइप में एसिड एंड कार्बोनेट की रिएक्शन है। अच्छा, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट्स में हमें मिलेगा। सो प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट्स में हमें देखना होगा कि एसिड और कार्बोनेट कौन से उस रिएक्शन में एसिड और कार्बोनेट्स रिएक्टेंट्स हैं, एसिड एंड कार्बोनेट्स, एसिड एंड कार्बोनेट्स। सो यस, हियर बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। अब ये क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोल्ट प्रिपरेशन, सोल्ट की प्रिपरेशन से मुतल्लिक कौन सा नीचे दिए हुए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन के लिए। तो एसिड एंड कार्बोनेट के रिएक्शन में क्या होता है, डाइल्यूट सोल्ट्स रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सोल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट के लिए ये एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है नीचे दिया हुआ और ये स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या बनता है, प्रोड्यूस सोल्ट बनता है, सोल्ट बनता है, ये सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें देखें soluble salts is formed only, insoluble salts are formed only, salt and water is formed, salt and water is formed, ये करेक्ट है। salt water and carbon dioxide is formed, ये और करेक्ट है, उससे बेहतर ऑप्शन है। सॉल्ट एंड वाटर तो बनता है, लेकिन सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों चीजें बनती हैं। सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट से। सो डाइल्यूट सॉल्ट्स रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू dilute acids react with metallic carbonates to produce salts, water and carbon dioxide। तो D is the correct option जिसमें salt बनता है, water बनता है, carbon dioxide बनता है। तो ये जो statement है ये salt preparation by the reaction of an acid and carbonate के लिए ये option correct option है। C भी correct है, लेकिन D बेस्ट ऑप्शन है आई शुड से, राइट, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी जिक्र है और जो कि रिएक्शन में एसिड और कार्बन के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनता है सॉल्ट्स और वाटर के साथ। सही, सो डी इज डेल्टा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक टाइम काफ़ी इसमें जा रहा है भाई, 31 मिनट्स हुए हैं अभी तक, और अभी तक हम सिर्फ 8 MCQs कर चुके हैं। समझाते समझाते ये फिर काफ़ी लंबा जाता है। खैर देखें, कुछ और MCQs करने के बाद क्लोज करते हैं।
अभी रिवाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशन में आप देखें एसिड बेसिस से 8 थ्योरी के एमसीक्यूज बनने हैं 2021 के इम्तिहान के लिए, और 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 हमने क्लियर किए हैं। अभी हम 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 9 से जो ऑनवर्ड्स होंगे मजीद 7, 9 से ऑनवर्ड्स मजीद 7 एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, सही। और ऐसे ही बनने आपके 2021, यही पैटर्न है 2021 के लिए। So the number of organic compound is more than 10 million. Organic compounds की जो नंबर है वो more than 10 million है। The existence of such a large number of organic compounds is due to the following reasons except एक स्टेटमेंट दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज मोर देन 10 मिलियन। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो बहुत सारे हैं, मोर देन 10 मिलियन है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबर है, ये इनकी जो एग्जिस्टेंस है इसकी क्या वजह है, इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। वो इन 4 रीजंस में से एक रीजन नहीं है, मतलब 3 रीजंस नीचे दिए हुए 4 रीजंस में से 3 रीजंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन 10 मिलियन पाए जाते हैं। रिपीट करता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए बी सी डी में से ऐसे 3 रीजंस हैं इनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन 10 मिलियन वो पाए जाते हैं ड्यू टू 3 रीजंस विच आर बीइंग गिवन इन ए बी सी डी। इन चारों में से कोई 3 रीजंस करेक्ट हैं, इसलिए एक्सेप्ट लिखा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, नीचे दिए हुए रीजंस की वजह से है, एक्सेप्ट सिर्फ एक रीजन गलत है। एक रीजन गलत है, बाकी 3 रीजन सही हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन 10 मिलियन पाए जाते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग रीजन जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन 10 मिलियन पाए जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स,